हेलो एंड वेलकम बैक। मैं शिल्पी और मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ फिजिक्स और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि ऑलरेडी कि आपके जो चैप्टर के प्रेफरेंस है उसके बारे में मैंने बता दिया है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। और उसके बाद हम लाइट की यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और लाइट की यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रिज्म पर स्विच करेंगे, फिर हम लेंस पर स्विच करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। रिफ्रैक्शन, इफ आई से रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हो, क्या है रिफ्रैक्शन का फिनोमेना? ये मत कहना कि लाइट एक जगह से आई दूसरी जगह पर चेंज हो गई, फिर ऐसे हुआ वैसे हुआ। कैसे काम करती है देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हियर इन दिस मीडियम, ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट सा मीडियम है जो कि एयर से बना हुआ है। यहां पर मैं वॉक कर रही हूं तो आराम से कर ले रही हूं। अगर इसी की जगह ये मीडियम जो मेरे आसपास है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो क्या मैं आराम से वॉक कर पाऊंगी? क्या होगा, नहीं कर पाऊंगी आराम से वॉक। क्या होगा कि मेरा जो पाथ है वो चेंज होने लगेगा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्टेबल। जो भी इसके पीछे रीजन है, बट मेरा जो पाथ है, मेरा जो ट्रैवल करने की स्पीड है, ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली हमारी लाइट के साथ होता है। लाइट का क्या सीन है कि लाइट जब आपकी एक मीडियम में चल रही है और वो मीडियम कैसा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे कि एयर हो गया। ट्रांसपेरेंट मीडियम आपके कौन कौन से होते हैं, एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, केरोसिन हो गया आपके, या फिर कोई भी ऑयल से बना हुआ कोई भी जगह, ऑयल से भी तो आप लाइट को देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट मतलब जहां से आप लाइट को आते जाते देख सकते हो। ठीक है, तो वाटर में, इन सब में आप देख सकते हो। अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो जैसे हमारी चाल बदल जाती है ना, वैसे ही उसकी चाल भी बदल जाती है। दैट मीन्स उसका पाथ भी बदल जाता है। ठीक है, अभी मैं ग्लास पे चलने लग जाऊं अगर, या फिर ग्लास नीचे पड़ा हुआ है तो मेरा क्या होगा, मैं बहुत संभल संभल के चलूंगी तो मेरा पाथ बिल्कुल चेंज होने लगेगा अकॉर्डिंग टू दी मीडियम। मतलब अगर ग्लास का मीडियम है, वैसे ही सिमिलरली लाइट के साथ भी है। लाइट भी जैसे जैसे मीडियम बदलोगे, लाइट भी उसी के अकॉर्डिंग क्या करती है, अपना पाथ चेंज करती है। सो व्हाट वी कैन से इज रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन ऐसी चीज है जब हम दो ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया और उन ट्रांसपेरेंट मीडियम में आप लाइट को पास कराते हो तो लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। तो यही आपका क्या फिनोमेना कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। देखो एक एग्जाम्पल, आप यहां पर देख रहे हो इस बॉटल पे कुछ लिखा हुआ है, कैन यू सी दैट? यहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये एयर का जो मीडियम है ट्रांसपेरेंट उसमें दिख रहा है। अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो ये आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिख रहा है। ये देखिए वाटर जहां पर है, जहां पर वाटर है आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, देखिए, और ऊपर वाला छोटा दिख रहा होगा। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि वाटर में लाइट का जो पाथ है वो एकदम चेंज होने लग गया। उसने हमें क्या किया, इमेज को बड़ा बड़ा गोल गोल दिखाने लग गई। बट जब एयर में थी तो एकदम स्ट्रेट सीधा पतला सा फाइन सा आ रहा था। तो ये सब क्या फिनोमिनास को रिप्रेजेंट करता है, ये सब रिफ्रैक्शन ऑफ आपकी लाइट को बताता है। ठीक है, अब हम रिफ्रैक्शन के कुछ डायग्राम्स देखेंगे और उससे समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो आपका बहुत ही सिमिलर और बहुत ही फैमिलियर एक डायग्राम है जिसको बिल्कुल दिमाग में ऐसे बिठा लो। देखो इस साइड आ जाती हूं मैं, ये देखो, ये आपका एक प्लेन है। इस प्लेन को क्या बोलते हैं, मैं नहीं आ रही हूं कैमरे में और मिड में आ जाती हूं। ये आपका एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। अभी मैं बताती हूं इंटरफेस होता क्या है। देखो आपकी कोई भी लाइट है वो इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, कोई भी लाइट कहीं से आ रही है, फाइन। आप जब भी लाइट दिखाओगे उस पे एरो जरूर बनाओगे, क्योंकि आपके जो एरोज है ना वही रिप्रेजेंट करते हैं आपकी लाइट रे के डायरेक्शंस को। तो प्लीज आप एरो बनाना कभी मत भूलिएगा। ठीक है, जब भी आप लाइट डायग्राम बनाओ एरो मस्ट है, उसे मत भूलना, वो आपके नंबर को कम कर सकता है। ठीक है, तो आपकी ये इंसिडेंट रे हो गई, फाइन। ये है क्या, इंटरफेस। देखो अगर ये मीडियम में मानू एयर है और ये मीडियम में मानू ग्लास है, दैट मीन्स यहां पर नीचे ग्लास है, ऊपर एयर है। ठीक है, एयर से आपकी रे आ रही है लाइट की और ग्लास में आपकी रे जा रही है। ठीक है, तो होगा क्या,
क्या होगा, जैसे ही इस इंटरफेस को ये क्रॉस करेगी, इंटरफेस का मतलब होता है जब दो मीडियम्स के बीच में आपकी जो एक लाइन होती है जो फाइनली आपके दोनों मीडियम को अलग करती है, ठीक है, आपके दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा होता है जो प्लेन, वो इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। तो आपकी जो लाइट है वो आ रही है, फाइन, आपका ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल रे है, मतलब अगर मैं इस पर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से होगा, आपकी लाइट यहां से आ रही है, ठीक है, और जब आपकी लाइट ग्लास में जाएगी तो वो पाथ को चेंज कर देगी, और पाथ को चेंज करके वो क्या करती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है, ठीक है, टूवर्ड्स मतलब इस साइड आ जाती है, नॉर्मल के पास आने लगती है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं बताऊंगी, यही सब रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। एयर से जब ये लाइट आई और ग्लास की तरफ जब से ही जाती है, ये क्या करती है, इधर की तरफ मूव कर जाती है, यही आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब ये क्या होता है, इस वाली रे को हम क्या कहते हैं, ये है हमारी इंसिडेंट रे, और हमारी जो ये रे है ये आपकी होगी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। आपका जो एंगल जिससे ये इंसिडेंस हुई है वो है आपका स्मॉल आई, और जिस एंगल पर ये रिफ्रैक्ट हुई है दैट इज स्मॉल आर, रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। आई और आर आप देख रहे हो। अब क्या होता है यहां पर कि आपका जो एंगल आई है, रिफ्रैक्शन, आपका जो एंगल आई है जो कि इंसिडेंस एंगल है, और रिफ्रैक्शन वाला एंगल आप देख रहे हो, ठीक है। आई जो है वो ज्यादा होगा और आर जो है वो कम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एयर है वो रेरर मीडियम है, ठीक है। अब रेरर मीडियम समझो, और जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब आपकी रे रेरर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल आपकी रे बेंड हो जाएगी, ठीक है, और आपका जो इंसिडेंस का एंगल है दैट विल बी ग्रेटर देन इंसिडेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि पास आ गई है तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल होगा वो छोटा होगा इस वाले एंगल से, ठीक है। बात समझ आई। ये आपकी होती है कंडीशन 1, ये आपकी कंडीशन 1 है जब लाइट रे रेरर से डेंसर में जा रही है, यानी कि जब रेरर से डेंसर में जा रही है तो एंगल आई जो है आपका वो बड़ा है एंगल आर से, ठीक है। ये कब है कंडीशन, व्हेन लाइट मूव फ्रॉम रेरर टू डेंसर, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है। रेरर से डेंसर में चला गया, और रेरर का मतलब क्या होता है, रेरर का मतलब होता है जहां पर आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेंसिटी का मतलब है लोहा और लकड़ी से आप कंपेयर करो, ऑप्टिकल डेंसिटी यहां पर कम है, दैट मींस कि जो लाइट है वो फ्रीली बढ़िया से मूव कर सकती है। मैंने क्या बताया था, रेरर मतलब पॉश सी कॉलोनी, और डेंसर मतलब जहां मेला और भीड़ भाड़ हो, ठीक है। तो जब आप भीड़ भाड़ में एंटर कर रहे हो तो आपकी स्पीड भी कम हो रही है, आपका पाथ भी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बहुत एकदम क्यू बना के आप सट के चल रहे हो नॉर्मल से। और जब आप एकदम पॉश कॉलोनी में बढ़िया सी जगह पे हो जहां पर बहुत सारी रोड खाली है, वहां पे आप आराम से फ्रीली मूव कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए इंसिडेंट एंगल आपका ज्यादा है और ये वाला एंगल आपका देखो कम है। बात समझ आई। ये हो गया एक केस जब हम रेरर से डेंसर पे मूव करते हैं। आप देखो, अगर मैं डेंसर से रेरर में मूव कर जाऊं तो क्या होगा, फाइन, ये आपका इंटरफेस, आपकी लाइट गिरी, पहले हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी लाइट गिरी, ठीक है, किस एंगल पर, आई पर गिरी। ये आपका क्या है, ग्लास है, मतलब ये वाला जो मीडियम है वो डेंसर है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, और नीचे वाला जो है वो एयर है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, मींस ये रेरर मीडियम है, ठीक है। अब क्या होगा कि आई, जब आई से एंगल से गिरेगी आपकी लाइट, तो आपकी लाइट यहां पर क्या होगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। क्यों देखो बताती हूं। तो ये कुछ एकदम से अपना पाथ बदल के बहुत जोर से दूर भाग जाएगी, ये एंगल आर हो गया रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इसको जो था अभी रे डेंसिटी वाले पार्ट में थी, मतलब डेंसर था बड़ा मीडियम, अच्छे से एकदम लाइन बना के चल रही थी दब दब के, लेकिन जैसे ही एयर में आ जाती है इसको इतनी जगह मिल गई है फ्रीली एकदम चलने के लिए कि आराम से इधर उधर भागने लगती है और अपना पाथ चेंज करके ये नॉर्मल से दूर की तरफ चली जाती है। दैट मीन्स जब भी आप डेंसर से रेरर में जाएंगे, आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा, और इससे हम एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये है कि एंगल आई जो है वो यहां पर क्या है, छोटा लग रहा है देखने में, तो दिस इज
स्मॉलर देन एंगल आर, ठीक है। तो व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू कहाँ, रेयरर, तो आपका क्या होगा, आई विल बी स्मॉलर, ओके। तो दो चीजें क्लियर हो गई, क्या, एक तो ये होगा कि जब हमारा लाइट जो होगा वो रेयरर से डेंसर में जाएगा, एक होगा क्या, डेंसर टू रेयरर जाएगा, तब हमारे एंगल किस तरीके से काम करेंगे वो हमने बताया, ठीक है। उसके बाद देखो व्हाट, अगर ये जो लाइट है वो एकदम नॉर्मल पे ही आ जाए, ऐसे कोई इंसिडेंस का एंगल ही ना बने, यानी कि देखो ये प्लेन है, अगर ये नॉर्मल है, अगर लाइट नॉर्मल पर ही गिर जाती है दैट मीन्स ऐसे ही गिर गई सीधी, यानी कि जो आई एंगल है वो 0 है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी जो रिफ्रैक्टेड वाली रे होगी, रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो भी 0 होगा, दैट मीन्स लाइट बिल्कुल सीधा ट्रैवल करेगी। अब मीडियम चाहे जो भी हो, ये एयर हो, ये ग्लास हो, या ये भी ग्लास हो, या ये एयर हो, ठीक है, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपकी लाइट आई 0 यानी इंसिडेंस एंगल आपका 0 है तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो स्ट्रेट जाएगी, कहीं रिफ्रैक्शन कुछ नहीं, आपका अपना पाथ नहीं चेंज करेगी, आराम से सीधी सीधी चली जाएगी, ठीक है। तो आपके क्या हो गए, 3 केस हो गए, 3 केस समझ आया आपके, ये किसके हैं, ये रिफ्रैक्शन के आपके केस है, इनको समझ लीजिएगा। उसके बाद इसी पर बेस्ड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, फाइन। अब देखो अब क्या है, रिफ्रैक्शन रिलेशन विद वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, ठीक है। तो ये कैसे समझेंगे वो देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होगी लाइट की, कोई भी सोर्स आपका जो फ्रीक्वेंसी दे रहा होगा वो थोड़ी ना चेंज होगी, वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है लाइट की, चाहे जहां से आए, चाहे जहां जाए, चाहे ग्लास में जाए, चाहे वाटर में जाए, चाहे एयर में जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी विल बी रिमेन सेम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज होगा आपका वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर ये जो लाइट है, देखो ऊपर डायग्राम, ये जो लाइट है इसकी वेवलेंथ अगर ज्यादा हो गई तो क्या होगा, अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो गई या फिर स्पीड ज्यादा हो गई तो क्या होगा कि ये इस मीडियम में भी काफी तेजी से मूव कर सकती है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो आपकी वेवलेंथ और स्पीड के अकॉर्डिंग रिलेशन आपका बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि भाई जो ज्यादा रोक सके किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को रोक कर रख सके, थोड़ा सा समझ रहे हो बात को, कि लाइट को अंदर लाई, ऐसे मीडियम में लाई कि भाई जल्दी से निकलने नहीं दे रही है, पाथ चेंज कर दिया है और आराम से स्लोली स्लोली निकलने दे रही है, ठीक है। अब अगर वेवलेंथ बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा तो बढ़ ही जाएगा ना, डेफिनेटली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका है अगर वो फ्रीक्वेंसी पर होगा तो फ्रीक्वेंसी पर उसकी डिपेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी सोर्स ऑफ लाइट पर होती है। सोर्स ऑफ लाइट मतलब आपकी कोई भी सोर्स हो सकता है, हीलियम सोर्स हो सकता है, आपका सन हो सकता है, तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो लाइट दे रहा है वो कभी चेंज नहीं होगी, चाहे आप डेंसर टू रेयरर जाओ, चाहे रेयरर टू डेंसर जाओ, कुछ भी कर लो। लेकिन वेवलेंथ और स्पीड अगर चेंज होगी तो इनवर्सली चेंज होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत ही क्विक से देख लो, सबसे इजी है, ये आपने ऑलरेडी 8th 9th में पढ़ रखा है, ठीक है। पहला आपका कहता है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। समझ आ रही है बात, ये नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो आपकी जो इंसिडेंट रे है और आपकी इंसिडेंट रे के साथ में इंसिडेंट एंगल जो बना, और आपकी जो नॉर्मल है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड एंगल बना, ये सभी एक ही प्लेन पर होंगे। तो देखो ना, ये इंसिडेंट रे है, ये प्लेन है, और ये नॉर्मल है, ये भी प्लेन पर है, और ये रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन से तो निकल रही है, सब के सब एक ही प्लेन से आ रहे हैं, इसी पर गिरी, इसी पर नीचे से रिफ्रैक्टेड जा रहा है और इसी पर ही नॉर्मल भी है, मतलब तीनों एक ही प्लेन पर हैं।
ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, हाँ हमने देख लिया, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे तभी ये फिनोमिना पॉसिबल होगा। फाइन, अलग अलग दूर दूर कहीं कुछ हो रहा होगा तो थोड़ी पॉसिबल होगा। अदर देन दैट सेकेंड लॉ देखो, सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट भी है बट इसके न्यूमेरिकल आपकी हायर क्लासेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपके लिए थोड़ा बेसिक सा है, ठीक है। सेकेंड लॉ आपका कहता है कि आपने पढ़ा होगा साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि आपका जो एंगल, 1 सेकेंड, आपकी जो इंसिडेंट रे है, सॉरी ये आई है, ये आर है, आपकी जो इंसिडेंट रे का एंगल है यानी इंसिडेंट एंगल है और आपका जो रिफ्रैक्टिव एंगल है, इसका रेशियो इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ आपका इंसिडेंस एंगल, एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे? तो समझना, कांस्टेंट का मतलब है जो चीज कभी चेंज ही ना हो, चाहे एंगल कुछ भी रहे। लेकिन एक बात समझना यहां पर, अगर मीडियम ये है एयर का, ये है मीडियम ग्लास का, ठीक है, हमेशा एयर और ग्लास के मीडियम पर अगर आप लाइट को फॉल करा रहे हो, किसी भी एंगल पर फॉल करा दो, इंसिडेंस एंगल आपका मान लीजिए कितना, यहां पर मैंने एक टेबल बनाया, इंसिडेंस एंगल आपका 30 डिग्री है, तो आपका रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री है। जो वैल्यू निकलेगी 30/60 से वो आपकी कुछ कांस्टेंट के बराबर है। अब आप चाहे इंसिडेंट एंगल को 40 कर दो, ठीक है, और क्या कहते हैं, आप इंसिडेंट एंगल को 50 कर दो, 60 कर दो, 70 कर दो, लेकिन एट द एंड सॉल्व होके जो निकलेगा, जो भी आपका सॉल्व होकर के आएगा वो सेम आएगा, चाहे कोई एंगल हो। मतलब आई को आप बदलते रहोगे, आर भी अकॉर्डिंगली बदलता रहेगा, और ये जो वैल्यू है वो हर जगह सेम आएगी, चाहे आप यहां से गिराओ, चाहे यहां से गिराओ, चाहे कहीं से भी गिराओ, लेकिन इस तरीके से आर की वैल्यू आएगी कि इन दोनों का रेशियो हमेशा सिमिलर रहेगा। यही कह रहा है ये स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये क्या है? स्नेल्स लॉ है। समझ आ रही है? स्नेल्स लॉ जो ऐसा स्मेल कर रहा है जिसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट द थिंग इज, मीडियम नहीं चेंज करना है। एयर और ग्लास का मीडियम लिया है, उसमें एंगल भले ही चेंज कर दो तो वो कांस्टेंट रहेगा, बट अगर मीडियम चेंज कर दोगे तो बदल जाएगा, ठीक है। अब तुमने अगर इसको कर दिया, इसको ग्लास कर दिया, इसको वाटर कर दिया, तो डेफिनेटली एक कांस्टेंट आएगा निकल के रेशियो में इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल से, बट वो डिफरेंट होगा, ठीक है। मतलब एक मीडियम सेलेक्ट कर लो एयर और ग्लास का, ठीक है, उसी मीडियम में एंगल बदलते रहो, एंगल बदलते रहने से जो भी वैल्यू निकलेगी वो कांस्टेंट रहेगी। मीडियम बदल दिया अगर तुमने तो फिर तो ये वैल्यू बदल जाएगी। बात समझ आई? बस इतना सही लॉ आपको देखना है, स्नेल्स लॉ। ज्यादा डीप में स्नेल्स लॉ नहीं पढ़ना है, डेरिवेशन हमारी हायर क्लासेस में है इसलिए, ठीक है। तो इतना टेंशन मत लेना इसके बारे में, बस थोड़ा सा समझ लो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर, कांस्टेंट का मतलब क्या है। अच्छा, इस कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। फाइन, तो ये क्या हो गया हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यही हमारा स्नेल्स लॉ है। आप देखो, कंडीशन फॉर नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन। कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं जिस पर क्या होता है कि आपकी जो रिफ्रैक्शन है वो नहीं फॉलो होता है, आपकी लाइट रे एकदम सीधी जाती है। एक तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर इंसिडेंस एंगल जो है वो 0 हो जाता है तब ऐसा होता है, ठीक है। और तब क्या हो रहा था कि आपका रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था, आई भी 0 था, आर भी 0 था। देखो याद आ रहा है ये वाला जो डायग्राम था, इसमें आपकी अगर इंसिडेंट रे आई इक्वल्स टू 0 पर दी है तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो भी r इक्वल्स टू 0 पर है। मतलब कि कोई चेंज नहीं हुआ ना लाइट में, आराम से आई, आराम से चली गई। फाइन, ये कौन सा हुआ? ये केस 1 हुआ, ये आपका क्या हुआ? केस 1, ठीक है। केस 2 देख लेते हैं। ये देखिए, व्हेन एंगल I इज 0, यानी कि ये आपका है, ये आपकी नॉर्मल है, ठीक है, और इसी पर ही आपका इंसिडेंस एंगल अगर 0 है तो रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या होगा? आपका 0 आएगा। आपकी लाइट में कोई चेंज नहीं हुआ, पाथ में कोई चेंज नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन नहीं कह सकते हम इसे, ठीक है। रिफ्रैक्शन हुआ है लेकिन उस तरीके से आपका रिफ्रैक्शन इंडेक्स कुछ निकल कर यहां पर नहीं आया, क्योंकि दोनों में वो
सिमिलर आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर आप साइन आई बाई साइन आर करोगे, ठीक है, और दोनों 0 0 हैं, तो ये 0 ही तो आ जाएगा। कुछ आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नहीं ना। और इसका इक्वल टू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो होता है, इसलिए, ठीक है। तो मैंने आपको न्यूमेरिकली भी दिखा दिया कि ये 0 ही आना है। केस 2 आपका कहता है, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया इज सेम। मीडिया आपका जब प्लूरल होता है तब उसको मीडिया बोलते हैं, अदरवाइज इट इज मीडियम, ठीक है। मीडियम्स मत बोलना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया इज सेम। अगर मान लो आपका कोई 2 मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकते हैं, ठीक है, आपका इंसिडेंस एंगल जो है वो अलग है, ठीक है, लेकिन क्या पता कि इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम हो। कुछ भी हो सकता है यार। देखो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कुछ 1.33 है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा एक सब्सटेंस हम बना दे प्रैक्टिकली या लैबोरेटरी में फॉर्म कर दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के सेम होंगे तो क्या पाथ चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो फिर तब क्या होगा? आपकी इंसिडेंट रे किसी एंगल पर आई और ये जाएगी भी सेम एंगल पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले मीडियम दोनों के सेम है, सिमिलर है, इसलिए, ठीक है। अभी डेंसर टू रेयरर होता, रेयरर टू डेंसर होता तो डेफिनेटली पाथ चेंज करता, बट यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। दोनों मीडियम में रेयरर रेयरर भी हो सकते हैं, हो सकता है डेंसर डेंसर भी हो सकता है, लेकिन इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज है, वो सिमिलर है। इसीलिए सिमिलर होने की वजह से क्या होगा कि पाथ चेंज नहीं करेगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता तो जरूर चेंज करती। तो यानी 2 केसेस हमारे पास निकल के आते हैं जब लाइट कोई चेंजेस शो नहीं करती है, यानी इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब 0 हो जाता है तब, और या फिर आपके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों मीडियम के सिमिलर होंगे, तब भी क्या होगा? आपकी लाइट कुछ चेंजेस नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन के बेसिक फिनोमेना हो गए। बस एक लास्ट पॉइंट आई थिंक बचा हुआ है, हाँ 2 पॉइंट्स और है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जिसके अकॉर्डिंग ये चेंज करता है। तो ये है आपका टेम्परेचर, वेवलेंथ और नेचर ऑफ मीडियम। ऑलरेडी मैं वेवलेंथ और स्पीड के साथ इसका रिलेशन बता चुकी हूं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनके साथ भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया किसी मीडियम का, टेम्परेचर बढ़ गया किसी मीडियम का, तो क्या होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, कम होगा? कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? पाथ चेंज करता है, डेंस मीडियम में जाकर के कोशिश करता है कि धीरे धीरे चीजें चलें, है ना, याद आ रहा है। तो आपका अगर टेम्परेचर हाई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट बहुत मस्त होगी। भाई टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो स्पैंड कर गई चीजें, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए सारी चीजों के, आराम से लाइट ट्रैवल कर रही होगी बढ़िया से, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा लेकिन स्पीड ज्यादा होगी लाइट की। अदर देन दैट, कलर ऑफ वेवलेंथ अगर चेंज करोगे, जो जैसे जैसे कलर चेंज होता है, ब्लू से रेड में जाते हुए वेवलेंथ चेंज होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। और आपने देखा भी होगा, प्रिज्म के डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी भी कि जब रेड लाइट होती है जो आपके स्पेक्ट्रम में, वो सबसे नीचे की तरफ जाती है, यानी ये देख रहे हो, ये वाला जो एंगल है वो सबसे मिनिमम होता है। ये थोड़ा डीप वाली नॉलेज है, वो बाद में प्रिज्म जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अदर देन दैट, नेचर ऑफ मीडियम, जो आपका मीडियम है उसके नेचर पर भी हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है। अगर ग्लास होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होगा, जैसा जैसा आपका मीडियम होगा, जैसे डेंसर हो गया, रेयरर हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा, ठीक है। आप देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, जस्ट टू रिकॉल यू मैंने ये हेडिंग ऐड कर दी है और कुछ नहीं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? उसका फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ? देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लाइट के कंपैरिजन में या लाइट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं एयर मीडियम में या वैक्यूम मीडियम में, तो वो एब्सोल्यूट हो जाता है। कैसे? देखो, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर एयर है और ये वाटर है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो C/V लगाते हैं, जिसमें C क्या होता है? लाइट की आपकी स्पीड होती है वैक्यूम में,
ठीक है। और नीचे V में हम क्या रखते थे, याद करो, रिकॉल करो ये सारी चीजें, ये तो 8th क्लास में पढ़ाया होगा आपको। नीचे क्या रखते थे आपका, जिस मीडियम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होता था, ठीक है, याद आ रहा है, जिस मीडियम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना था। मान लो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, वाटर का फाइंड आउट करना है एयर के रिस्पेक्ट में, तो एयर में आपका यानी कि वैक्यूम में आपकी लाइट की स्पीड 3 × 10 करके, और नीचे V क्या है, वाटर में हमको फाइंड आउट करना है, तो वाटर में जो स्पीड दी जाएगी न्यूमेरिकल में, आप उसे यहां पर रख दोगे उस वैल्यू को, और इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। और यही आपका क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब है जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के वैक्यूम में लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में निकालते हैं, ठीक है। यानी कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा तो आपकी 3 × 10 की पावर 8 होती है वैक्यूम और एयर में, उसी के कंपैरिजन में जब हम अदर मीडियम्स की लाइट की स्पीड निकालते हैं कि भाई इसके कंपैरिजन में अदर मीडियम में किस स्पीड से लाइट ट्रैवल कर रही है, वही आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बात समझ आई। और वैक्यूम में आपकी लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, दैट इज 1, ठीक है, आपकी टेबल में दिया गया और ये आप 8th और 9th में पढ़ते भी आ रहे हैं। फाइन। तो आपका रिफ्रैक्शन का जो बेस है वो यहाँ पर खत्म होता है। अदर देन दैट हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें 2-3 टॉपिक और हैं वो भी पढ़ेंगे। अभी एक आपका प्रैक्टिकल फिनोमेना भी है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एक ग्लास का बार लेते हैं और किस तरीके से आपकी जो लाइट है वो इंसिडेंट करके फिर रिफ्रैक्ट करके फिर किस तरीके से पाथ चेंज कर रही है रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर में। वो एक्सपेरिमेंटल वाला जो आपका दिया गया है वो भी हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका क्या, कि कौन सी डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ डिस्टेंस है या रियल पाथ डिस्टेंस है, आपकी जो रियल इमेज दिखती है, ये जो आप मछली को देख पा रहे हो या फिर आप पानी में खड़े होते हो तो कुछ चीजें ऊपर दिखती हैं, ये वाले एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उसे। थैंक यू।